हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिकेत ठाकरे और आज एक बार मैं फिर से आपसे जुड़ा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, आज 7 अप्रैल 2021 यानी 7 अप्रैल है आज। और आज हमारे बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर शक्तिकांता दास, इन्होंने आज बहुत ही बढ़िया मॉनेटरी पॉलिसी की जो उनकी बैठक हुई है 5 और 6 अप्रैल को, उसका आउटकम आज हमारे सामने पेश किया है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको अच्छी लगता है ये सारी बातें, तो मेरी वीडियोस जो है आप रेगुलरली देखा करो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना कंट्री को जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करना होता है, ना ही यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े और ना ही इकोनॉमी में कभी डिप्रेशन आए, मंदी आए। तो ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए लोगों का इनकम लेवल से लेके इन लोगों के एक्सपेंडिचर, सेविंग्स कैसे अच्छी तरीके से मेंटेन की जाए, तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होता है, अल्टीमेटली रिजर्व बैंक का फोकस होता है। और इसी के लिए हर 3 महीने बाद जो है रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, अभी फिलहाल शक्तिकांता दास है, तो वो क्या करते हैं, हर 3 महीने बाद अपनी एक कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट्स जो आउटकम्स है वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो आज ऐसा ही उन्होंने आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को आज उन्होंने बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी की जो उनकी कमेटी की बैठक हुई है उसका आउटकम हमारे सामने रखा है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है और कितना हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर हमारे इकोनॉमी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो एक अच्छी हुई कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स थे, यानी 6 लोग हैं। और अनइनामसली मतलब क्या, तो 6 के 6 मेंबर्स ने यहाँ पे आज मंजूरी दे दी है कि रेट्स को ना बढ़ाया जाए, यानी इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं, जो पॉलिसी के रेट्स होते हैं, वो बिल्कुल अनचेंज रहे। उन्होंने उसमें चेंज कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो उसमें रेट कौन से है, तो नंबर 1 है बैंक रेट, जो रिमेन अनचेंज दिख रहा है आपको 4.25%। एंड देन रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा है। और जो हमारा रेपो रेट है वो है हमारा 4% यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट बेसिकली ये रेट होता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स जो देती है अपनी कमर्शियल बैंक्स को, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और रेपो रेट जो होता है ये भी जो रेट है ये डिसाइड कहाँ से होता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये भी यहाँ पे अनचेंज है, इसमें भी कुछ भी हमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक अच्छी न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर रेट्स बढ़ते थे तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट्स अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करती है तो कमर्शियल बैंक जो हमें लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है उसमें भी इजाफा हो जाता। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते तो कहीं ना कहीं लोगों के पास उतना पैसा कम आता है, क्योंकि कोविड की पोजीशन है, परिस्थिति है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत पहले ही खस्ता हुई है, आप समझ सकते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये होता है कि कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक भी कुछ लोन लेती है। सीधे समझो में समझा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर महाराष्ट्र बैंक, इन बैंकों से क्या लेती है, कर्जा लेती है और उसके ऊपर उनको 3.335% उनको इंटरेस्ट देती है उनसे लिए लोन के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये रेट क्यों होता है, अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5% अपनी कमर्शियल बैंक्स को दिए, तो कमर्शियल बैंक तो हमें पब्लिक को लोन देंगी नहीं, वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही लोन देंगी, क्योंकि उनको अच्छा वहाँ से रिटर्न आ रहा है। इसी की वजह से रेपो रेट या फिर बैंक रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रखा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आउटलुक जो है, जो ग्रोथ आउटलुक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो FY22 मतलब क्या, तो अप्रैल 21 से जो हमारा ईयर शुरू हुआ है, अभी ये 1 अप्रैल 2021 से जो ईयर शुरू हुआ है ये हमारा ख़त्म होगा मार्च 2022 में। तो इसके लिए आउटलुक बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लिए है हमारी इकोनॉमी में 10.5%, मतलब 10.5% की ग्रोथ यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बताया था कि उन्होंने 12.5%
यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ का प्रेडिक्शन दिया था। तो उन्होंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी में अगले साल रह सकती है, और उन्होंने उनका जो रेट है वो 12.5% तक उन्होंने बताया है। और हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने आज इसको 10.5% हमें बताया है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन जो है करंट ईयर में, अभी जो तिमाही चल रही है, ठीक है, Q1 मतलब क्वार्टर 1, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। अभी Q1 में कौन से आएंगे, अप्रैल, मई एंड जून। तो इन 3 महीनों का जो ग्रोथ का प्रेडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया है, वो बताया है 26.2%। देन सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने बताया, जो सेकेंड क्वार्टर होगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो वो बताया हमें 8.3%, और वो भी अच्छा ही दिखाया है। थर्ड क्वार्टर में थोड़ी सी जो ग्रोथ की प्रेडिक्शन है वो कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है। ये बेसिकली मंथ होगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और नेक्स्ट उसके बाद अगेन जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2022। यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ हमें बताया है 6.2%। मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें 10.5% तक दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी ये जो क्वार्टर है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक का प्रेडिक्शन तो अच्छा है, बट कोविड की केसेस सडनली हाइक हो रही है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी बहुत सारी जितने केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन अराइज हो रही है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं हम ये रेट्स अचीव कर पाएंगे या नहीं, ये तो अभी समय ही बताएगा। और एक और चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखो यहाँ पे नीचे दिए प्रोजेक्शन दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ठीक है, सीपीआई, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि हमारी जो नेसेसिटी फूड्स की जो रिक्वायरमेंट है और उनके जो रेट्स है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडिबल ऑयल कहाँ 90 रुपीज़ का हुआ करता था और आज 150 अबव मिल रहा है हमें। अगेन पेट्रोल फ्यूल की प्राइजेस, डीजल की प्राइजेस जिस तरीके से हाइक हो रही है, इसका हेवी जो है एक हम कह सकते हैं कि दबाव हमारी जेब पे ऊपर पड़ रहा है, यानी हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पे सहन कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट क्वार्टर ख़त्म हुआ है, जो भी Q4 था लास्ट ईयर का, अभी जो अप्रैल महीना मार्च महीना जो ख़त्म हुआ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये था हमारा Q4 2020-2021 का। तो यहाँ पे CPI जो था हमारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो 5% था। और अभी भी शक्तिकांता दास ये मान रहे हैं कि अभी भी कुछ दिन जो है, क्योंकि कोविड की परिस्थिति रहेगी, तो ग्लोबली जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा है, और कमोडिटीज़ के जो रेट्स जो है वो ग्लोबली बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से कुछ दिन और भी इन्फ्लेशन कवर नहीं हो सकता, यानी आपको जो हमारा अभी फर्स्ट क्वार्टर आएगा अप्रैल में जून जो अभी चल रहा है, यहाँ पे भी 5.2% का प्रेडिक्शन इन्होंने किया है कि मतलब महंगाई हमारी 5.5% ही रहेगी। अगेन Q2 में भी कुछ चेंजेस उन्होंने नहीं दिखाया है, यानी आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि दिवाली तक के अभी यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई अपनी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन भी नहीं बता रहा हूँ। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने आपके सामने फैक्ट्स के है, जो ये यहाँ पे डेटा आया है उसी के इससे बात कर रहा हूँ, यानी अगले 6 महीने तक हमारे देश में इसी तरीके से हम महंगाई को सहन करना पड़ सकता है। और Q3 में देखते हैं कि दिवाली के बाद का जो आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वार्टर में कुछ प्राइजेस कम होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो है पेट्रोलियम कंट्रीज़ में वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, तो बाद में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल के रेट्स भी कम हो जाए। और जिस तरीके से अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हमें कंजम्पशन के लिए लगती है तो वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अगर ये अच्छी चीज़ होती है, कोरोना का वैक्सीनेशन अगर जल्दी होता है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हम तक जल्दी पहुँचे और सारी इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर रिकवर करती है तो हम भी यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर करते हुए दिखेंगे। और अगेन 5.1% ने फोर्थ क्वार्टर में अगले साल का इनका प्रेडिक्शन है, जो महंगाई का दर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कुछ राहत तो नहीं मिलने वाली है अगले 1 साल तक के, हमें इसी तरीके से जो हमारे एक्सपेंसेस आज बढ़े हैं और वही रह सकते हैं। एक चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अच्छी की कि
यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि अल्टीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि मार्केट में पैसा लिक्विडेट करती है, मतलब पैसे को मार्केट में भेजती है। और क्यों भेजेंगी? क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे की कमी है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक का जो अभी इस्टिमेशन है कि उनको Q1 में, जो कि अभी 15 अप्रैल को, अभी एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाली है, तो ये खरीदेगी सिक्योरिटीज़, जो भी GSEC मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदने वाली है। और ये कितनी रुपीज़ की खरीदेगी? 25,000 करोड़ की। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या करेगी, ये मार्केट में कितनी रुपीज़ भेजेगी? 25,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। इसकी वजह से लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, इससे इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए हमें हेल्प होगी। ठीक है, तो ये अच्छा एक मूव है। देन अगेन आजकल हम देख रहे हैं कि हम डिजिटल पेमेंट्स जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, देन अगेन पेटीएम का भी अपना एक वॉलेट है, एक बैंक है, उन्होंने भी क्या रजिस्टर कराया है। और जितने भी ये इस तरीके से जो बैंक्स आजकल ओपन हो रहे हैं, जो कि हम उसको कहते हैं पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे आज तक आप क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज तक यहाँ पे बस 1 लाख रुपए ही आप इनके अकाउंट में जमा करा सकते थे। ठीक है, जो लोगों को नहीं पता पेमेंट्स बैंक क्या होती है, तो सुन लो। पेमेंट्स बैंक बेसिकली हम क्या करते हैं, SBI में अकाउंट ओपन करते हैं और हमारे वहाँ पे हम उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो आजकल ये डिजिटली भी होता है। तो पेमेंट बैंक्स जो है, जो फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो उसमें आप खाता खोल सकते हो और उसमें आप आज तक 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते थे मनी। लेकिन आज के बाद अभी वो हो जाएगा 2 लाख तक, मतलब आप उसमें 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप 2 लाख रुपए ऐसे बैंक में जमा कर सकते हैं जो वर्चुअली डिजिटली काम करता है। और एक चीज़ इनमें और अच्छी हुई है कि RTGS और NEFT जो पेमेंट है, अब ये भी इसमें स्वीकार करेगी। मतलब जो भी आपको पेमेंट रिसीव करना है वो आप RTGS और NEFT के द्वारा अब ऐसे बैंक में भी करा पाएंगे, क्योंकि आज से पहले ये फैसिलिटी इनको अवेलेबल नहीं थी। आखिरी मुद्दे की तरफ हम जाएंगे। तो अभी और एक अच्छी चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है कि इन लोगों को मार्केट में अभी पैसा भेजना है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। तो अभी ये साल में इनका टारगेट है कि देखो 25,000 करोड़ नाबार्ड को दिए हैं लोगों को लोन बांटने के लिए। अगेन 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए, बैंक को दिए हैं कि आप लोगों में बांटे। और यहाँ पे SIDBI बैंक को भी यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए दिए कि ये क्या होगा, इससे बूस्ट होगा, सपोर्ट होगा इकोनॉमी को। किसके लिए? तो देखो यहाँ पे फ्रेश लेंडिंग, मतलब आप लोगों में लोन बांटिए, छोटे बिजनेसेस को, एग्रीकल्चर हाउसेस को, जो मॉडर्न तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो शक्तिकांता दास, इन्होंने आज हमारे सामने रखी है। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति जिनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे वर्ड्स में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास यूट्यूब पे, तो मैं ज़्यादा इलॉबरेट नहीं कर पाऊँगा इन चीज़ों को। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और अपने मेरे चैनल को एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर दिया। थैंक यू सो मच।